जब प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और ये यदि आप बिहार एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, शिक्षक भर्ती या एसएससी या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में एनसीईआरटी का कंप्लीट साइंस का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करते हैं यहाँ पे क्लास 6 to 10 का ये बुक है, देख सकते हैं एसके जासर का एनसीईआरटी का निचोड़। और इस बुक में 396 पेज है और इन 396 पेज को भी निचोड़ करके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाला, उसको 42 पेज यानी पेज में जो है पीडीएफ बनाया गया, कवर किया गया है। ये कंप्लीट 42 पेज का पीडीएफ जो आपके लिए कवर करा रहे हैं, तो जा करके जरूर देखिए। इससे पीछे के वीडियो को, ये 19वां पार्ट है। चलिए पीडीएफ पे लेकर चलते हैं। इससे पीछे के वीडियो में यहाँ तक को कवर कर चुके थे, अब यहाँ से देख लेते हैं। इसके बाद जो है जैसे पाचन तंत्र समझ रहे थे, फिर इसके बाद अब श्वसन तंत्र समझेंगे। पाचन तंत्र में कुछ बच गया था कि मनुष्य में 3 जोड़ा लार ग्रंथि होता है जो प्रतिदिन 1.5 से 2 लीटर लार का स्त्राव करता है, जो भोजन को निगलने योग्य बनाता है। और अमाशय भोजन को 3 से 4 घंटा तक मंथन करता है। और यह मंथन सर्वप्रथम अमेरिकी चिकित्सक बुमेन संपुट ने देखा था। और अमाशय के जठर ग्रंथि से जठर रस स्त्राव होता है, जिसका कार्य निम्नलिखित है, देख सकते हैं। जैसे HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या करता है कि यह भोजन को अम्लीय बनाता है, जिससे पेप्सिन क्रिया में तेजी आ जाती है। दूसरा है पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है यह प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है, अर्थात प्रोटीन का जो है पायसीकरण करता है। इसके बाद एक आ जाता है रेनिन। रेनिन जो होता है यह दुग्ध प्रोटीन केसिन को केसिनोजेल में बदलता है। ये समझ गए। अब आ जाते हैं छोटी आंत के बारे में, समझ लेते हैं। छोटी आंत क्या है? पाचन तंत्र का ही ये सारा भाग है। छोटी आंत जो होता है, ये छोटी आंत के डियूडेनम में अग्नाशय एवं यकृत से रस आकर मिलता है। और यकृत से पित्त रस का स्त्राव होता है, जो पित्ताशय में जमा रहता है, एवं छोटी आंत में आकर वसा का खंडन पायसीकरण करता है, जो एक NaHCO3 के कारण क्षारीय प्रकृति का होता है। अग्नाशय से अग्नाशय रस जो छोटी आंत में आकर मिलता है, निम्नलिखित कार्य करता है, जिसे ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो होता है यह प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। एमाइलेज जो है यह कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। लाइपेज जो है यह वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है, लाइपेज। और इसके बाद आ जाता है छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। अब बड़ी आंत को समझ सकते हैं, यह है बड़ी आंत। बड़ी आंत जो होता है इसमें सीकम भाग में दाई और एक अवशेषी अंग परिशेषिका होता है, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। और इसके साथ साथ बड़ी आंत के कोलम में पानी का अवशोषण एवं कुछ जीवाणु द्वारा विटामिन B3, B6, B12 के का निर्माण होता है। और इसके बाद अपचायित भोजन रेक्टम से होते हुए मलाशय में पहुंचता है, जहां से गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। मल का रंग यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है। अब जान लेते हैं श्वसन तंत्र, जिसको रिस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र का एक यहाँ पे जो है डायग्राम दिया गया है, देख सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ जो है प्रयोग दिया गया है, फार्मूला की तरह, देख सकते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, कोशिका द्रव में ग्लूकोज 6 कार्बन अणु, इस तरीके से पूरा एक इसको देख लीजिएगा आप लोग। वीडियो को रोक करके जो है यहाँ पे देख सकते हैं, स्टॉप करके। चलिए अब हम इसका चित्र दिखाते हैं। चित्र में देखिए तो ये मानव श्वसन तंत्र का चित्र है। यहाँ पर जो है नासिका होता है, मुख गुहा होता है, ग्रसनी होता है गला में, कंठ होता है, श्वास नली यहीं पर पाया जाता है, और उपास्थि वाला जो होता है यहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं, आप देख सकते हैं फुफ्फुस पाया जाता है, और यहाँ पे पसलियाँ पाया जाता है। ये सब जो है ये पसलियाँ हैं। यहाँ पे श्वसनी होता है, श्वासनिकाय होता है, और कुपिकाय कोश होता है, इस तरीके से होता है, देख सकते हैं। अब बात करता आ जाता है मानव श्वसन तंत्र के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे दिया गया है, जो उसको जान लेते हैं। मानव श्वसन तंत्र जो होता है, फेफड़ा में कुपिका या एल्वियोली वायु से ऑक्सीजन रक्त में एवं रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड वायु में छोड़ता है। और ग्लाइकोसिस जो कोशिका द्रव में होता है, जिसमें 2 पाइरुवेट अम्ल एवं 4 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। निर्मित 4 ATP ऊर्जा में से 2 ATP ऊर्जा ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में खत्म हो जाता है। इसके ग्लूकोज के 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु तथा पाइरुवेट में परिवर्तित होता है। क्रेबस चक्र में एक पाइरुवेट विखंडित
होकर 18 एटीपी अर्थात पायरूवेट से 36 एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होता है। एटीपी को ऊर्जा का मुद्रा कहते हैं। एटीपी जो है इसको ऊर्जा का मुद्रा कहते हैं और पूरे श्वसन में बदलता है 40 एटीपी, लेकिन प्राप्त होता है 38 एटीपी। पूरे श्वसन में बदलता है 40 एटीपी, लेकिन प्राप्त होता है 38 एटीपी। ऊर्जा 2 एटीपी जो है ऊर्जा ग्लाइकोलिसिस में खत्म हो जाता है। मानव श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। मानव श्वसन वर्णक जो होता है ये हीमोग्लोबिन है। अब जान लेते हैं हृदय के बारे में। हृदय के बारे में पूरा यहाँ पे देख सकते हैं, हृदय का चित्र दिया गया है, पूरा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एक इस पहला पॉइंट है, हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं या 4 वेश्म होते हैं, उसी को कहते हैं, या हृदय के 4 भाग होते हैं, ये भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे पूरा हृदय का चित्र दिया गया देख सकते हैं। यहाँ पे महाधमनी होता है, शरीर के ऊपरी भाग में महाशिरा होता है और दायां अलिंद यहाँ कहलाता है, यहाँ पे दायां निलय कहलाता है, बायां अलिंद कहलाता है, बायां निलय कहलाता है और यहाँ पे विभाजिका कहलाता है, इसको जो है अंतरालिंद भित्ति जिसको कहते हैं। यहाँ पे शरीर के निचले भाग से महाशिरा यहाँ पर पाया जाता है और यहाँ पे फुफ्फुस धमनी पाया जाता है, फिर फुफ्फुस शिरा भी पाया जाता है, यहाँ पे इस तरीके से पाया जाता है। अब इसका रक्त का जो प्रवाह होता है ये दायां अलिंद में आता है, दायां अलिंद से दायां नीला में आता है, दायां नीला से यहाँ पे फुफ्फुस धमनी के द्वारा जो है फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा से फिर जो यहाँ पे फुफ्फुस शिरा के माध्यम से यहाँ पे आता है बायां अलिंद में और बायां अलिंद से फिर बायां नीला में आता है और नीला में शुद्ध यहाँ पे जो है फेफड़ा से शुद्ध होकर के यहाँ पर आता है बायां अलिंद में और फिर बायां नीला में, यहाँ से जो है महाधमनी के माध्यम से फिर पूरे शरीर में चला जाता है। इस तरीके से जो है रक्त का प्रवाह होते रहता है। अब इसके बाद आ जाता है, देख सकते हैं रक्त में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, यहाँ पे दिया गया है, 4 वेश में भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो अब जान लेते हैं रक्त, ब्लड के बारे में। ब्लड जो होता है यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है और रक्त में थक्का बनने के लिए प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है। तो यहाँ तक समझ लिए ब्लड के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पे ब्लड को समझने के बाद जो है आप देख सकते हैं, अब आ जाता है रक्त के थक्का बनने के लिए। रक्त के थक्का बनने के लिए आप देख सकते हैं ब्लड में ही रक्त के थक्का बनने के लिए विटामिन के एवं तत्व में Ca++ की आवश्यकता होती है। शरीर के अंदर रक्त जमने से रोकने के लिए हेपेरिन का जरूरत होता है और प्लेटलेट स्तनियों की विशिष्ट केंद्रक विहीन कोशिका मेगाकैरियोसाइट के विखंडन से बनता है। प्लेटलेट्स रक्त में 1.5 से 3.5 लाख प्रति mmQ होता है। रक्तदाब स्फैग्मोमेनोमीटर से मापा जाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 होता है और फुफ्फुसन दाब जो होता है जिसको पुकुचन दाब कहते हैं वो 120 mm और अनुशीतलन दाब 80 mm। यहाँ पे 1200 लिखा गया लेकिन 120 होता है, 120 mm आपको याद रखना है और अनुशीतलन दाब जो होता है 80 mm। यहाँ पे समझ सकते हैं कि मूत्राशय में मूत्र का नियंत्रण मूत्राशय पेशियों द्वारा होता है जिसका नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है और मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होता है। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। वन लाइनर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण में कार्बनिक उत्पाद प्राप्त होता है अकार्बनिक से और सरल पदार्थ को जटिल पदार्थ में परिवर्तित करता है स्वपोषी। कोशिकीय श्वसन में कितना ऊर्जा की प्राप्ति होती है तो 38 की और कोशिकीय श्वसन में कितना ऊर्जा का निर्माण होता है तो टोटल 40 का, लेकिन 38 का ही प्राप्ति होता है। और इसमें कोशिकीय श्वसन में कितना ऊर्जा का खपत हो जाता है तो 2 ऊर्जा का खपत हो जाता है। 40 ऊर्जा बनता है और 40 ATP, इसमें से 38 ATP प्राप्त होता है, 2 ATP जो होता है ये खत्म हो जाता है। इसको इस तरीके से याद रखना है। किस धमनी में गड़बड़ी के कारण हार्ट अटैक होता है तो कोरोनरी धमनी में होता है ये। और मानव में आहार नाल का क्रम जो है ये मुख से ग्रसिका, ग्रेका से अमाशय, अमाशय से छोटी आंत से बड़ी आंत, इस प्रकार से चला जाता है। अब अगला पॉइंट है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है इसको कोशिका द्रव से विक्रिया करने के बाद पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी इस तरीके से चलता है। इसी प्रकार से शरीर में मूत्र का सही क्रम जो है वृक्क, वृक्क से मूत्रनलिका, मूत्रनलिका से मूत्राशय, मूत्राशय से मूत्र मार्ग के द्वारा प्राप्त जो बाहर निकल जाता है, इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पे बात करते देख सकते हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार की बात करें तो यहाँ पे पहला आ जाता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में देख सकते हैं नेत्र दोष जो होता है, नेत्र में आंख में जो दोष होता है ये निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता, जरा दूरदर्शिता दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, ये इस प्रकार से
होता है आँखों में दोष। अब बात करें तो प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, तो प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इस प्रकार से होता है, देख सकते हैं। एक त्रिभुज का चित्र, त्रिभुजाकार जो है शीशे का जो है लिया जाता है ग्लास, और इसमें एक श्वेत प्रकाश को जब गुजारा जाता है तो ये जो है यहाँ पे परावर्तन होने के बाद ऐसे मुड़ जाता है नीचे, और यहाँ से फिर परावर्तन होने के बाद जो है ये इस तरीके से नीचे मुड़ जाता है। तो श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बट जाना ये क्या कहलाता है, प्रिज्म, जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जब प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और ये प्रिज्म जो होता है ये कांच की बनी हुई होती है, देख सकते हैं इस प्रकार से। अब आगे बात करते हैं, दिया गया है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण जो होता है ये बैगनी का आवृत्ति ऊर्जा विचलन सबसे ज़्यादा होता है। और जो यहाँ पे बात करें तो जब 2 प्रिज्म को उल्टा करके रखा जाता है तो पुनः श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। जब सूर्य का प्रकाश वर्षा के बूंद पर पड़ता है तो पहले आंतरिक परावर्तन होता है, पुनः वर्ण विक्षेपण होता है, तत्पश्चात पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। वर्षा के बाद सूर्य की ओर पीट करके देखने से इंद्रधनुष दिखाई देता है, और दोपहर के समय इंद्रधनुष नहीं बनता है, इस तरीके से याद रखना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक व्यक्ति है और बढ़ता हुआ अपवर्तन किस तरीके से दिखा रहा है, तारे का जो तारा जो है यहाँ पे देख सकते हैं, और किरण का मार्ग यहाँ पे देख सकते हैं। तारे की आभासी स्थिति यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे आभास हो रहा है लेकिन है यहाँ पे, लेकिन आभास हो रहा है इसको कि यहाँ पर है, इस तरीके से अपवर्तन के कारण। अब यहाँ पर आ जाता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे की आभासी स्थिति देखा गया, जैसे कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे की आभासी स्थिति या टिमटिमाना होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का आभासी स्थिरता या 2 मिनट पहले सूर्योदय 2 मिनट बाद सूर्यास्त का आभास होता है, देख सकते हैं। सूर्य यहाँ पर रहता है लेकिन पता चलता है यहाँ पर है, और डूबते समय यहाँ रहता है तो पता चलता है यहाँ है, इस तरीके से जो है होता है। अब आगे आ जाता है वायुमंडलीय अपवर्तन का सूर्योदय तथा सूर्यास्त पर प्रभाव। प्रकाश का प्रकीर्णन में बात करें तो प्रकाश का प्रकीर्णन में प्रकाश का क्षय हो जाता है, और इसका उदाहरण निम्नलिखित है। टिंडल प्रभाव हो गया, जैसे समांगी मिश्रण टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, और कोलाइडी विलियन टिंडल प्रभाव दर्शाता है, चित्र में देख सकते हैं। अब आगे बात करें तो यहाँ से जो दिया गया है, चलिए इसको कवर कर लेते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन जो बचा है, जैसे सामान्य मनुष्य के लिए निकट बिंदु की दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर, और तीव्र प्रकाश में कोण सुग्राही होता है तो शंकु का। शंकु उत्तरदायी होता है रंग के लिए, क्षण उत्तरदायी होता है तीव्रता के लिए। मानव में प्रकाश का सर्वाधिक अपवर्तन कहाँ होता है, तो स्वच्छ मंडल में। खतरे में कौन सा रंग का प्रयोग किया जाता है, तो लाल का किया जाता है। मृग मरीचिका किसके कारण बनता है, तो ये उच्च ताप एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि होता है तो क्या होता है, तो नेत्र शिथिल एवं पतला हो जाता है। किस स्थिति में प्रकाश का वर्ण में शीर्ष से तीसरा आकाश का रंग होगा, जब प्रिज्म को रखेंगे तो उल्टा, तो प्रिज्म को उल्टा रखेंगे तब। दोस्तों इस वीडियो में इतना क्वेश्चन कवर किया, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद्युत चैप्टर को लेकर के। जय हिंद।